वेलकम बैक नाजरीन। बैरिस्टर साहब, इनफैक्ट बड़ी ख्वाहिश थी आप लोगों की कि 2/3 मेजॉरिटी मिल पाए, अब तो खैर से मिल गई है आपको। तो कुछ इरादे हैं 27वीं यानी तरमीम के? क्योंकि मैं वज़ीर ख़जाना की जो स्पीच सुन रहा था, बजट स्पीच, उसमें तो NFC अवार्ड को भी रिविज़िट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आपने स्टेक होल्डर्स बाकी से बात की, उसको रिविज़िट करने जा रहे हैं, और कुछ और चीज़ें जो? देखें शराई साहब, 27वीं आइनी तरमीम की मैं भी बहुत ज़्यादा बाज़गश सुन रहा हूँ, लेकिन हमारे एंड पे अभी इस पे किसी किस्म का कोई काम या कोई प्रपोज़ल अंडर डिस्कशन नहीं है या ऑन द टेबल नहीं है फ़िलवक़्त। उसकी बात यह है कि अभी हम बजट से गुजरे हैं, अभी तमाम तरीन मामलात हैं, सेशन जो एक रेगुलर हाउस का बिज़नेस होता है, लेजिस्लेटिव बिज़नेस है, वो तमाम तर मामलात करने हैं। फ़िलवक़्त तो ऐसा कोई प्रपोज़ल अंडर कंसिडरेशन नहीं है और ना सामने आया है, ना हमारे एंड पे कोई डिस्कशन हुई, और मुझे ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। ये सिर्फ चहम गोइयाँ हैं और इधर उधर की खबरें आ रही हैं। अगर वाक़तन 27वीं तरमीम ने आना हुआ तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बैठेंगी। हम अकेले नहीं हैं इस हुकूमत में, हमारे साथ इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों की हुकूमत है। जो 26वीं तरमीम सर लेके आए, सॉरी टू कट यू, वो तो सारे चाहते हैं कि जजेस की जो उम्र है उसको बढ़ा दिया जाए, मुलाजमत की जो, तो उसमें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। पहले तो प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब तो सर 2/3 अक्सरियत है। देखिए, अगर इस ऐवान ने समझा, सियासी जमातों ने समझा कि बेंच की जगह कोर्ट बनना चाहिए तो वो बना देंगे। अगर सियासी जमातों ने समझा, हाउस ने समझा, हाउस की ये फीलिंग हुई कि आप 65 से 68 पे ले जाएं, 68 से 70 पे ले जाएं, वो ले जाएंगे। ऑब्वियसली 2/3 अक्सरियत है ना, और 2/3 अक्सरियत इत्तेहादियों के साथ है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब सारे ऑन बोर्ड होंगे। सारे ऑन बोर्ड से मुराद ये कि तमाम तर हमारे इत्तेहादी जमातें जो हैं वो उस पर अपनी इनपुट दें, उस पर ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस हमारी है। तो आपका था ना, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, सर आप तो मुत्तफिक है ना, तो आप नंबर से पूरे अब आपके नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अभी फिलवक़्त ऐसा कोई प्रपोजल सामने नहीं है। अच्छा। ये अगर जब एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच हुआ, उसके साथ साथ जो चेंजेस इससे पहले भी तो 26 दफ़ा हुआ है ना, ये आइन की अंदर अमेंडमेंट तरमीम हुई हैं, तो 27 क्या 37 दफ़ा हो जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये काम ही ऐवान का है, अरकान पार्लियामेंट का है, सेनेट का और नेशनल असम्बली का काम है, तो ये उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। बतौर पार्लियामेंटेरियन आप समझते हैं को तजावीज़ ज़रा दुरुस्त थी कि इस मुल्क के अंदर आइनी कोर्ट बन जाए, जजेस की तादाद, उम्र भी थोड़ी सी ऊपर चली जाए तो कोई हर्ज नहीं है? देखिए, उस वक्त वो नहीं हो सका, लेकिन वो बिलावल साहब ने क्या खूब अपनी स्पीच में उस वक्त कहा था, रोज बाय एनी अदर नेम स्टिल अ रोज। ये शेक्सपियर ने कहा था उनके मुताबिक। सही। तो इनफैक्ट सर ये अब जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आपकी फेवर में तो आ गया सर, को 43 नशिस्तें आपको मिल गई, आपको खुश होना चाहिए, बट कुछ एतराज़ात इस जजमेंट के ऊपर भी हैं। एक तो ये है कि 26वीं यानी तरमीम कि जो अभी तक कंट्रोवर्शियल तस्वर होती है, जिस तरह पास हुई, पहले उसका मामला तय हो जाता, उसके बाद करते, फिर कहा जाता कि जिस बेंच ने सुना था उसी को रिव्यू करना चाहिए था। 13 रुकनी ने सुना, 12 रुकनी ने रिव्यू किया, फिर जो जज ऑथर थे उस जजमेंट के उनको भी नहीं बिठाया गया। तो कहीं लगता है सर इस फैसले को तारीख में क्या जगह मिलेगी? आप तो क्योंकि लॉ का बैकग्राउंड है तो आपसे बड़ा रेलेवेंट है क्वेश्चन। शाहिद साहब, ये तो तारीख ही बताएगी कि इस फैसले को किस नज़र से देखा जाएगा। स्टूडेंट ऑफ लॉ आप क्या कहते हैं? एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये देखता हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद आर्टिकल 191A और 175A अगर उनको देखा जाए तो ये बेंच बनाना जो काम है ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, और ये बेंच उन्होंने बनाया। अब उसके बाद उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कोई भी अपील जो 184 से होगी या दीगर जो भी आइन के आर्टिकल्स हैं उनके हवालों से अगर कोई केस दायर था और उसकी अपील होनी है, उसका रिव्यू होना है, उसका कोई नज़रसानी होनी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास ही जाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ही टास्क किया, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की फॉर्मेशन भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करता है। तो ये ना मेरे लिए है कमेंट करना, ना आपके लिए कमेंट करना है, क्योंकि आइन में ये चीज़ लिखी है। बंदियाल कोर्ट में जब बेंचेस बनते थे तो बड़ा एतराज़ करते थे, इस बेंच में फलां जजेस को बिठाया गया, हमें पता है कि क्या फैसला आएगा। सर देखिए, यहाँ पे तो सारे एक देखिए बैलेंस्ड जजेस थे। ये नहीं है उस, आप जजमेंट उठा के देख लें, आप मुझे बताएं क्या उसमें सारे जजेस एक साइड पे थे? नहीं, मेजॉरिटी डिसीजन तो आया, लेकिन वो जज जिन्होंने विदाउट टेकिंग एनी नेम्स जो पिछले फैसले में भी बैठे हुए थे, जी, और उन्होंने इस दफा डिसेंट किया, बिल्कुल ठीक है। 2 जज जो उसके अलावा जो 2 जज जो पिछले फैसले में शायद थे, उन 2 जजेस ने आउटराइटली कहा कि जी हम ये रिव्यू रिजेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो उठ के वो बिल्कुल ऐसे
एक जज जो है उन्होंने रिक्यूज किया, और वो भी बहुत 11th आवर पे। मैं समझता हूँ कि जब शुरू में एतराज़ात हो चुके थे बेंच के ऊपर और वो एतराज़ात और ऑब्जेक्शंस क्लियर हो गए थे, पीटीआई की लीगल टीम ने या सुन्नी इत्तेहाद की लीगल टीम ने एट लेंथ अपने आर्ग्यूमेंट्स कर लिए, तो फिर 11th आवर पे बनता नहीं था कि अपने आप को रिक्यूज किया जाए एज प्रैक्टिसिंग लॉयर। अगर ये तमाम तर मामला होती, शुरू में जब मामला डिसाइड हो गया, हाउस कीपिंग मैटर्स जब डिसाइड हो जाते हैं, फिर इतना आगे जाके फिर आप उस टाइम पे करें, खैर उसकी मंतक तो मुझे समझ नहीं आई। लेकिन अलबत्ता इस तमाम तर बात के बाद मैं ये ज़रूर ये समझता हूँ कि जो फैसला रिव्यू किया, और ऐसी बात नहीं है, उसमें से 2 जज साहिबान ऐसे थे जिन्होंने अपना पुराना फैसला रिव्यू किया और चेंज किया, बिल्कुल ऐसे। और उसमें उन्होंने देखा कि वाकई कि पेटेंटली इलीगल या इलीगैलिटी कमिट हुई है, या नॉन रीडिंग या मिस रीडिंग ऑफ जो है हमारे पास हुआ है, या रॉन्गली इंटरप्रिटेशन हुई है, या फैक्ट्स एंड फिगर्स की, या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस की। तो ये अब तारीख बताएगी कि इसका क्या होगा। लेकिन फिल वक्त जैसे एज द लॉ ऑफ द लैंड स्टैंड्स, मैं तो इस फैसले के साथ हूँ कि बिल्कुल ये फैसला जो है आर्टिकल 51 और 106 के उस हिसाब से देखें तो 336 का ऐवान खाली नहीं छोड़ा जा सकता। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने या आइन साजों ने कभी ये जहन नशी नहीं किया था या अखज़ नहीं किया था कि हाउस की कुछ सीटों को खाली छोड़ दिया जाए अगर ऐसी सिचुएशन, और ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था। तो इस पे ये कंप्लीट जस्टिस का कॉन्सेप्ट और एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करके जो गैर ज़रूरी मैं समझता हूँ कि एक जज के लिए फैसले करने के लिए मीडिया को देखना ज़रूरी नहीं है। एक जज को फैसला करने के लिए बाहर का माहौल देखना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने अपनी फाइल पे देखना होता है कि मेरे पास एविडेंस क्या है, मेरे पास फाइल में क्या है, कानूनी और आईनी पोजीशन क्या है। तो अपने आप को उसी में कंस्ट्रेंट करना होता है जजेस ने, और ये इन जजेस ने बिल्कुल अपने आप को कंस्ट्रेंट किया स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस के साथ। लेकिन इनफैक्ट माजी में तो बंदियाल कोर्ट की जानिब से जब इंटरप्रिटेशन आइन की होती थी तो आप एतराज़ करते थे, बिलावल साहब ने भी किया। अभी मोर और लेस उन्होंने इंटरप्रिटेशन तो किया ना सर, उन्होंने तो उस वक्त जो बंदियाल साहब ने इंटरप्रिटेशन की थी माजत के साथ, वो आइन को रीराइट करने की कोशिश की थी। वो 63A वाला तमाम तर जो मामला था, ये भी कोशिश आइन को रीराइट करने की गई थी कि आर्टिकल 51 इतनी क्लैरिटी के साथ सामने है और आर्टिकल 106 आपके सामने है, और वो यही चीज़ कहते हैं कि वो सियासी जमातें जिन्होंने कंटेस्ट किया हो, इन दोनों सियासी जमातों ने कंटेस्ट नहीं किया। अलबत्ता अलार्मिंग सिचुएशन ये थी जब हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन, वो खुद उनका निशान भी मौजूद है, जमात भी मौजूद है, वो अपने नॉमिनेशन पेपर भी लिखते हैं PTI SIC अलाइड पार्टी ऑफ PTI, तो अपने नॉमिनेशन पेपर्स पे वो लिखते हैं। तो कम से कम ये भी तो देखें ना कि जब अपनी जमात मौजूद है, अपनी जमात से नहीं कंटेस्ट किया, फिर ये MWM के बजाय जो शायद एक लीगल अच्छी उनके लिए इलेक्शन प्लेटफॉर्म था, इनको ये सीटें मिल जाती, लेकिन उन्होंने गलती की। एक कैस्केडिंग सीरीज ऑफ एरर है, लीगल एरर्स, और उस पे फिर जो है आप आखिर में जाके SIC में जाते हैं तो फिर आपको ना छत है ना ठिकाना है, तो फिर किधर आप करेंगे। आखिरी 2 मिनट रहते तो मैं 2 क्विकली सवाल करना चाहूँगा। तो ये कि सुना है कि अब कांजू साहब के साथ कुछ और भी 3 MNAs हैं जो इंडिपेंडेंट हैसियत में, अब उनको भी आप लेने जा रहे हैं। तो सर अब इस जजमेंट के बाद अगर कोई आज़ाद हैसियत में है भी सही तो उसको अपनी तरफ ले आना, तो कांजू साहब के साथ नहीं, आप मेरे ख्याल से उस्मान अली साहब की बात करें। उस्मान अली, कांजू साहब तो पहले मेरे ख्याल में वो भी उन्होंने वोट आपको किया था, तभी मैं ख्याल कैबिनेट में गए वो शायद। लेकिन चलो उस्मान अली साहब और कुछ 2-3 लोग और भी मेरे ख्याल से हमेशा से ही आज़ाद ही कंटेस्ट आज़ाद कंटेस्ट करते रहे। अच्छा, उनके ख्याल में ख्याल ये था कि शायद नून लीग के साथ भी रहे हैं एंड उनका अपना, ये आज जो रहे सर इस पे भी ठीक रहेगा या नहीं? मैं समझता हूँ उस्मान अली साहब ने बिल्कुल, उन्होंने कोई एफिडेविट नहीं दिया था और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में हमें वोट किया। मुबारक ज़ेब के ख़िलाफ़ तो टिकट दिया था PTI वालों ने, और वो आज़ाद था, वो आज़ाद जीत के आया, उसने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, इसीलिए वो गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठता है, वो SAPM भी है। और मैं वो अगर फॉर्मली नून लीग को ज्वाइन करेगा तो बिल्कुल हम वेलकम कहेंगे। लेकिन हुसैन साहब का भी हाल है जी, ज़हूर हुसैन साहब इसी तरह है, वो भी जो, लेकिन ज़हूर हुसैन साहब ने भी वोट तो किया, ये तो नहीं है कि नहीं किया, लेकिन वो भी आज़ाद थे और उन्होंने भी कोई एफिडेविट नहीं दिया था। और उसके अलावा जो आज़ाद अब बाकी हो गए हैं, बाकी जो आज़ाद उनके पास भी चॉइसेस हैं, उनके पास भी चॉइसेस हैं, वो अब देखते हैं कि कितने आज़ाद जो हैं, नून लीग के दरवाजे खुले हैं उनके लिए, आर्म्स वाइड ओपन, आर्म्स वाइड ओपन। इंटरेस्टिंग। लास्टली, ये आज कोई वज़ीर दाखिला ने फरमाया है कि जंग जो बंद हुई उसके पीछे तो वर्दी है जो इजराइल ईरान की है, बट प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा रोल प्ले किया उसमें। सर आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं,
ज़रूर उन प्राइम मिनिस्टर ने बताया को, तो हमारे नाज़रीन के लिए खबर दे दें कि उनका रोल क्या था इसमें। लेकिन थ्रू एंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तमाम तर इदारों से राब्ते में थे, और उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी बात हुई, दीगर जो बैक एंड फोर्थ चीज़ें चल रही होती हैं, आपको पता है कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ टाइम्स पे जो हमारी कोशिश थी मीडिएशन की, जिसका जिक्र इसहाक डार साहब ने भी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की थी सेनेट में कि ईरानी तैयार हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जंगबंदी की तरफ लेके जाएं अमेरिका के साथ। और उस वक्त हमला हो चुका था और हमने दोबारा वो नेगोशिएशंस कह लें या मीडिएशन कह लें, वो हम पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार रहा है और बड़ा सेंट्रल रोल पाकिस्तान ने प्ले किया, और पाकिस्तान के हर इदारे ने बड़ा एक सेंट्रल रोल प्ले किया है, जिसमें वज़ीर आज़म ने लीड ली है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा इसको केयरफुली तमाम तर मामले को मेटिकुलसली हैंडल किया है और बड़ा सेंसिटिवली हैंडल किया है। और आज जो जंगबंदी हुई है वो वाक़तन सेहरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसके साथ साथ फील्ड मार्शल साहब, क्योंकि वो उस वक्त अमेरिका में मौजूद थे और मुलाकात भी हुई थी, तो ये एक कोऑर्डिनेशन के साथ, एक सिंक के साथ ही पॉसिबल हुआ कि पाकिस्तान ने इतना ज़बरदस्त और बड़ा डिप्लोमेटिक जो है वो रोल प्ले किया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुल्क बराए कानून इंसाफ, हमारे साथ थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक से बाद आएंगे वापस, तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं किसी और मेहमान के साथ।